न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। रामनगर में बिहारी टप्पर कॉलोनी पर बुलडोजर चलेगा। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की भूमि पर कॉलोनी बनी है। पुछड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बसे 170 परिवार चिन्हित किए गए हैं। पहली फेज में कोसी किनारे के 35 अवैध मकान ध्वस्त किए जाएंगे। चिन्हित परिवारों को नोटिस जारी किया गया है। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग की भूमि पर बनी बिहारी टप्पर कॉलोनी पर अब बुलडोजर चलने की तैयारी तेज हो गई है, जहां वन विभाग और प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द ही अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बताते चले कि पुछड़ी क्षेत्र में करीब 100 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि पर अवैध कॉलोनी काटी गई थी। कई प्लाट तो स्टाम्प के जरिए बेचे भी गए थे। जांच में सामने आने के बाद 6 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वन विभाग ने यहां 170 परिवारों को अवैध कब्जेदार के रूप में चिन्हित किया है। पहले चरण में कोसी नदी से सटे 35 आवासों को ध्वस्त किया जाएगा, जिसके लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया है। 19 में वो नगर पालिका को सौंप दिया गया था, लेकिन कतिपय कारणवश उसका कब्जा आज तक प्राप्त नहीं हो पाया, जिससे बड़ी दिक्कतें उत्पन्न भी हो रही है। शहर का कूड़ा भी वहाँ पे गिर रहा है और कई भी दिक्कतें भी उत्पन्न हो रही है। टेंसिंग ग्राउंड भी नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टेंसिंग ग्राउंड और उससे लगा हुआ उसके पास में बिहारी टप्पर, इसमें काफ़ी सारे अवैध झुग्गियाँ भी बन गई हैं, जो कि बिल्कुल नदी से बिल्कुल लगता हुआ एरिया है। नदी श्रेणी की लैंड में चल रहा है। इससे कभी बाढ़ आने पर खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इसमें पूर्व में वन विभाग के द्वारा इसमें काफ़ी नोटिस भी सबको दिए गए थे और उनको पूरी कार्रवाई भी कर दी गई है। सभी को उनको पता भी दिया गया है कि कृपया आप उसको अतिक्रमण को हटा भी लें। मैंने उनसे ये कहा था कि आप एसडीएम से बात करके एक उसमें डेट तय करा लीजिए अतिक्रमण खाली कराने के लिए। अतिक्रमण खाली कराने के लिए वो उनका रहना, एसडीएम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, वन विभाग सब मिल करके संयुक्त रूप से एक डेट तय कर लें। उस डेट को चल करके सभी लोग हम लोग उसको खाली करा लेंगे। खाली एक दूसरे के ऊपर मैटर डालने से कुछ नहीं होगा, उसमें एक्शन करना है तो इसी तरीके है। वन विभाग भी अपने लेवल पे अकेले खाली नहीं करा सकता, नगर निकाय भी नहीं करा सकता, इसलिए उसमें रेवेन्यू और पुलिस की हेल्प की जरूरत है। वो सब लोग चारों विभाग मिल करके उसको खाली करा लेंगे। एक डेट तय करने की बात है। उनसे ये कहा गया था कि एक पत्र लिख करके आप डेट तय करवा दीजिए। उस डेट में सब लोग, पूरी टीम वहाँ पर रहेगी और उसको खाली करा लेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अबू बकर मकरानी हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, ये बताइए अभी मौके पर क्या हालात हैं, क्या बुलडोजर अभी पहुंचे हैं? देखिए सपना, जब से ये जो है अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है, तब से ही जो है यहाँ पर जो है क्षेत्र में मुनादी कर दी गई है और भारी सुरक्षा बल जो है वहाँ पर तैनात है। हालांकि अभी जो है पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पर नहीं है, जिसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बल यहाँ पहुंचेगा और उसके बाद जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा आपको बता दूं कि यहाँ जो ये क्षेत्र है, ये वन विभाग की एक लैंड है, साथ साथ इससे लगी हुई एक लैंड है जो नगर पालिका की है, जो कि टंचिंग ग्राउंड है और ये 2019 में वन विभाग द्वारा जो है नगर पालिका को सौंप दी गई थी। लेकिन वहाँ जो इनकॉर्पोरेट हो रखा है, अतिक्रमण हो रखा है, उस पर जो है लगातार अतिक्रमण हो रहा है और नगर पालिका अभी तक उस जो पूरा अतिक्रमण है उसको हटाने में जो है कामयाब नहीं हुआ था। तो इसीलिए ही जो है डीएफओ का कहना यह है कि इसमें जो है संयुक्त रूप से एक जो है टीम का गठन किया जाएगा और चारों विभाग मिलकर के इसमें जो है अतिक्रमण को हटाया जाएगा। पहले चरण में जो है लगभग 35 घरों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी। जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले चरण में मकानों को गिराया जाना है, क्या वहां लोगों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया है? देखिए, लोगों ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि जो है पर्याप्त सुरक्षा बल जो है वहाँ पर तैनात है और लगातार उनको जो है नोटिस की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस और जो राजस्व की टीम है उनको उनके घर जा जाकर उनको बताया जा रहा है कि ये आप लोग जो यहाँ पर बसे हैं ये अतिक्रमण है और इसको खाली ही करना पड़ेगा। तो अभी लगातार जो है प्रशासन तो प्रयास कर ही रहा है, लेकिन उनको अंतिम चरण में जब ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी तो उनको वहाँ से हटाया जाएगा। जी, अभी इलाके में सुरक्षा की क्या तैयारियां हैं? फोर्स तैनात है या फिर अभी इंतजार है? देखिए, जो सुरक्षा बल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अराउंड 50% जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात है और अभी सुरक्षा के मद्देनजर 50% जो सुरक्षा बल आना है, जिसके बाद ये अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो परिवारों को नोटिस जारी किया गया है, तो क्या सभी ने नोटिस रिसीव कर लिया है या विरोध भी देखने को मिल रहा है? देखिए, नोटिस सभी ने रिसीव कर लिया है, क्योंकि ये अतिक्रमण है और ये फॉरेस्ट लैंड है
क्योंकि जो है हर वर्ष इसमें जो है सैटेलाइट के द्वारा जो है इसकी निगरानी की जाती है, तो उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 2018, 19 और 20 के जो है ये पूरा अतिक्रमण बसा है। यहाँ पर लगभग 127 परिवार हैं यहाँ पर जो अवैध रूप से यहाँ पर बसे हैं, और लगातार जो है वन विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब ये अंतिम चरण में है जब इसको यहाँ से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। बार एसोसिएशन विकास नगर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है और अपनी मांगों को लेकर विकास नगर बार एसोसिएशन से जुड़े सभी वकील उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां संगठन के अध्यक्ष विजयपाल चौधरी ने कहा कि बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड ने बीती 12 नवंबर को ही बैठक में निर्णय लिया है कि जहां भी न्यायालय भवन का निर्माण हो उसी परिसर में राज्य सरकार वकीलों के चैम्बर का निर्माण भी कराए। बार एसोसिएशन की मांग है कि सरकारी भूमि से 1.5 बीघा जमीन वकीलों के चैम्बर बनाने के लिए दी जानी चाहिए। उप जिलाधिकारी के माध्यम से भेजे गए इस ज्ञापन में भी बार एसोसिएशन से जुड़े सभी वकीलों ने धकराने सिविल कोर्ट के सामने चैम्बर बनाने के लिए भूमि देने की मांग की है। वहीं इस मौके पर बार एसोसिएशन से जुड़े सभी पदाधिकारी सहित भारी संख्या में वकील मौजूद रहे। हमारा जो मांग है राज्य सरकार से और उत्तराखंड शासन से कि अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए धन स्वीकृत किया जाए। अधिवक्ताओं को न्याय विभाग को जमीन आवंटित की गई है राज्य सरकार द्वारा, उसमें हमें पर्याप्त जगह दी जाए। और ऐसी स्थिति में कि जब अधिवक्ता वहां पर विधि व्यवसाय करेगा तो उसे पर्याप्त जगह ना होगी तो वो किसी भी तरह से विधि व्यवसाय नहीं कर पाएगा, और जब विधि व्यवसाय नहीं कर पाएगा तो ना वादकारियों को ना सस्ता और सुलभ न्याय नहीं दिला पाएगा। एसोसिएशन ने देहरादून बार एसोसिएशन को कल सहयोग और समर्थन दिया। हम लोगों ने 2 दिन की विकास नगर के अंदर हड़ताल रखी। अधिवक्ता समाज ने कोई कार्य नहीं किया। हम लोग सरकार से इस बात की डिमांड करते हैं, देहरादून अधिवक्ताओं को बैठने के लिए उन्हें चैम्बर का निर्माण करके दिया जाए, और जो 5 बीघा में जमीन मिली हुई है उसके अलावा हमारे पास वहां पे 5000 वकील हैं, हमें 5 बीघा जमीन और मिलनी चाहिए, जहां पर हमारे अधिवक्ताओं के जो 50 साल से वहां पर बैठे हुए हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को अगर चैम्बर टूटते हैं तो उनके बदले उन्हें दोबारा चैम्बर बना के दिए जाने चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में कड़ाके की ठंड ने स्थानीय लोगों की ही नहीं, घूमने के लिए पहुंचे पर्यटकों की भी परेशानी बढ़ा दी है। जहां बढ़ती ठंड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 20 दिसंबर के बाद जलने वाले अलाव अभी से शहर में जलने लगे हैं। पालिका ने सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाए तो स्थानीय लोगों ने वहीं पर्यटकों ने भी राहत महसूस की है। बताते चलें कि शहर में अचानक ठंड में विस्तार होने लगा है। दोपहर में चटक धूप तो सुबह शाम कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। बढ़ती ठंड को देखते हुए डीएम ने नगर पालिका को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए थे, जिसके अनुपालन में नगर पालिका ने अलाव जलाकर लोगों को राहत दी है। बहुत ही ठंडी है और बहुत खूबसूरत है नैनीताल। अभी भी वैसा का वैसा है जैसा 30 साल पहले था। यहाँ हम बर्फ की वेट कर रहे हैं बस। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे। ये हिल स्टेशन है तो हम लोग को अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे आके, और वीकेंड पे आए हैं। अब स्नोफॉल का इंतज़ार तो है, अभी तक हुई नहीं है, बस इंतज़ार ही चल रहा है। गुजरात और उत्तराखंड का वेदर की बात करूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी वहाँ 25 डिग्री टेम्परेचर विंटर में भी रहता है और यहाँ 7, 8, 9 जैसा फील हो रहा है। तो अभी मैं 3-4 लेयर पहन के घूम रहा हूँ सुबह से, और मेरी कैप तो हटा ही नहीं है। सर्वनगरी नैनीताल में भी अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, तो नैनीताल नगर पालिका प्रशासन ने पर्यटकों के लिए जगह जगह पर अलाव जलाना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूर दराज से आए पर्यटकों को अब नैनीताल की बर्फबारी का इंतजार है। न्यूज इंडिया के लिए नैनीताल से दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम सम्मेलन में शामिल हुए। बताते चलें कि उत्तराखंड प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस उपाध्यक्ष
सूर्यकांत धस्माना सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड में इस बार कड़ाके की ठंड और भारी शीतलहर का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अभी से तैयारी पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में संभावित भारी शीत ऋतु को देखते हुए सरकार ने व्यवस्थाएं सख्ती से दुरुस्त करनी शुरू कर दी है। सीएम धामी के निर्देशों पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर कोल्ड वेव एक्शन प्लान जल्द तैयार करने और उसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजने को कहा है। इसके साथ ही सचिव ने सभी जनपदों को फरवरी 2026 तक खाद्यान्न, पेयजल और ईंधन का पर्याप्त भंडारण निश्चित करने को कहा है। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठंड के दौरान बाधित न हो, इसके लिए डॉक्टरों की सूची, उनके संपर्क नंबर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं की 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। रात में जहां आवाजाही अधिक होती है, उन स्थानों पर प्रशासन की ओर से अलाव की अनिवार्य व्यवस्था की जाए। रैन बसेरों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेसहारा पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पशुपालन विभाग के साथ मिलकर विशेष कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही आम लोगों को शीतलहर से बचाव के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए जागरूक किया जाएगा। वहीं सचिव आपदा ने बताया है कि 23 दिसंबर को शीतलहर पर राज्य स्तरीय कार्यशाला भी प्रभावित हुई। इसमें सभी जनपदों से विस्तृत चर्चा की जाएगी और भविष्य की जरूरतों पर भी विचार होगा। सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि जिलों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है और यदि किसी जिले को अतिरिक्त फंड की जरूरत होगी तो उसे तत्काल जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि धनराशि की हर मांग पर बिना देरी की स्वीकृति दी जाए। लगातार हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने जनपदों को निर्देश भी जारी किए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहाँ जहाँ आवश्यक है सब जगह अलाव जलाने की कार्रवाई की जा रही है। कंबल वितरण के बारे में कहा गया है और जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहाँ बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन है सभी जनपदों में जितने बजट की आवश्यकता है पर्याप्त मात्रा में बजट है। जनपदों को अभी मेरे द्वारा 3 दिन पहले बैठक ली गई है। यह भी कहा गया है कि अगर पैसे की आवश्यकता है तो आप डिमांड कर लें, पैसे तत्काल हम दे देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टैंडिंग आदेश हैं कि जनपदों से जब भी धनराशि की डिमांड आती है बिना विलंब किए धनराशि निर्धारित की जाए और हम लोग उसके लिए कृतज्ञ हैं। उत्तराखंड में शीतलहर अलर्ट। उत्तराखंड में शीतलहर से निपटने की तैयारी। सीएम धामी के निर्देश पर हाई लेवल मीटिंग। सरकार ने शुरू की कड़े प्रबंधों की तैयारी। कोल्ड वेव एक्शन प्लान जल्द तैयार करने के आदेश। फरवरी 2026 तक जरूरी भंडारण अनिवार्य। डॉक्टरों की सूची, दवाइयां और एम्बुलेंस तैयार। सभी जिलों से होगी शीतलहर पर विस्तृत चर्चा। उत्तराखंड में ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, प्रशासनिक तैयारियां भी तेज से हो। शीतलहर से निपटने की इन तैयारियों का कितना असर दिखेगा या आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आगे बढ़ेंगे। हिमालय सचल कुंभ के नाम से प्रसिद्ध नंदा देवी राज्यात यात्रा भले ही 2026 में प्रस्तावित हो, लेकिन इसकी आध्यात्मिक आहट अभी से महसूस होने लगी है। सिद्धपीठ श्री नंदा धाम नौटी में आज टेहरी गढ़वाल के सरपोली गांव से पहली बार मां नंदा की पवित्र रथ डोली पहुंचने पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दिया। 400 से अधिक श्रद्धालुओं के स्वागत, भंडारे और पारंपरिक सम्मान ने माहौल को पूरी तरह देवमय बना दिया। मंदिर समिति और राज्यात यात्रा प्रतिनिधियों ने इसे मां की विशेष कृपा और आने वाली भव्य यात्रा का शुभ संकेत बताया। यहाँ पे अभी जो है परसारी से जो है मां नंदा की डोली यहाँ पे पहुंची हुई है और यही पहली बार ऐसा हुआ कि जब जो है
डोली का आगमन नंदाधाम नौटी में हुआ है, संभव हुआ है। तो इसी विषय में थोड़ा जब हमसे बातचीत उनकी हुई कि आखिर ये कैसे संभव हुआ कि पहली बार माँ नंदा जो है नौटी में आना चाह रही है, उन्होंने बताया कि माँ की ऐसी अद्भुत कृपा है कि हमें नौटी से जो है मिलन करना है माँ नंदा देवी से। इस उपलक्ष्य में उन्होंने पूरा कार्यक्रम बनाया, हम लोगों से बातचीत की और एक पूरा इतिहास के तौर पे जो है ये यात्रा संपन्न हुई है। हमारी माँ नंदा की कल डोली यात्रा ग्राम पंचायत सरपोली से आई है और ये पहली बार है जो हमारे नंदा राजजात यहाँ पर शामिल हुई है। और क्योंकि ये डोल भगवती की इच्छा थी सभी भक्तों से कि एक बार मेरी डोली यात्रा नौटी गांव नंदा देवी मंदिर में की जाए। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों की कल यहाँ यात्रा हुई और यहाँ पर आकर यहाँ की समिति ने, गाँव वालों ने बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको और आगे जो आने वाली राजजात है उसके लिए भी हम कामना करते हैं कि माँ भगवती राजजात को भी बहुत अच्छी तरह संपन्न करेगी। नंदाधाम नौटी में आज टिहरी जिले की हिंदाव पट्टी से सरपोली गांव के नंदा की डोली पहुंची है और उनके द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। ये पहला मौका है ये डोली यहाँ पर पहुंची है और जैसा कि बताया गया कि भगवती ने स्वयं अवतरित होकर कहा कि मुझे नंदा राजजात से पहले नौटी में पूजा करनी है, भगवती को मिलने जाना है। तो इसी क्रम में ये यात्रा यहाँ पर आई है और कल से पूरा इलाका नंदामय है। नंदा देवी राजजात का शुभारंभ गढ़वाल के राजा के द्वारा प्रारंभ किया गया और उसके बाद उनके छोटे भाई कांसो गांव के राजकुंवर इसका संचालन करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में जनवरी महीने में होने वाले सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेला की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने मेले को आकर्षक और भव्य बनाने संबंधी सुझाव दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार मेले को भव्य स्वरूप दिया जाएगा, इसके लिए सभी विभाग अभी से अपनी अपनी तैयारी करें। उन्होंने निर्देश दिया कि मेले की सज्जा के अंतर्गत सभी दुकानों पर एक समान फ्लेक्सी बोर्ड लगाए जाएं और सभी स्टॉल एक रूपता में स्थापित किए जाएं, जिससे मेले की भव्यता और सौंदर्य में वृद्धि हो। जिलाधिकारी ने नगरपालिका को सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने, मुख्य स्थानों पर मोबाइल, टॉयलेट, डस्टबिन और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही स्थायी शौचालयों में कार्मिकों की तैनाती करने के भी निर्देश दिए। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विंटर लायन कार्निवाल 2025 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। राजपुर रोड स्थित मंथन सभागार में आयोजित बैठक में शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडवेंचर स्पोर्ट्स, फूड फेस्टिवल, विंटेज रैली, नेचर वॉक और स्टार गेजिंग जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को और आकर्षक बनाने पर चर्चा हुई। मंत्री ने पार्किंग, यातायात सुरक्षा, बिजली, पानी, सफाई और अलाव व्यवस्था को समय पर दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। साथ ही उन्होंने स्थानीय कलाकारों और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रमुखता देने पर जोर देते हुए कहा कि फूड फेस्टिवल में पहाड़ी व्यंजन और मिलेट आधारित खाद्य पदार्थ विशेष रूप से शामिल किए जाएं। देहरादून के लोक भवन में असम और नागालैंड राज्य स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया, जहां उत्तराखंड में अध्ययनरत छात्रों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने दोनों राज्यों के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक एकीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने बताया कि सैन्य सेवा के दौरान असम और नागालैंड में तैनाती से वहां की संस्कृति को नजदीक से जानने का अवसर मिला। राज्यपाल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल विविधता में एकता का उत्सव है और ऐसे कार्यक्रम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हैं। टिहरी में शराब के दामों में ओवर रेटिंग को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देश पर उप जिलाधिकारी ने जागनीधार तहसील क्षेत्र के गड़ोलिया स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि दुकान पर शराब निर्धारित मूल्य से 5 रुपए अधिक वसूले जा रहे हैं और ग्राहकों को बिल भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था। तो इन्हीं शिकायतों के सामने आने के बाद उप जिलाधिकारी ने मौके पर ही चालानी
कार्रवाई की और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी भेजी। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी शराब लाइसेंसधारी के ओवर रेटिंग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में शोर मचाने वाली बुलेट बाइक पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, जहां हरिद्वार पुलिस ने मौके से 2 मोटरसाइकिलों को सीज किया। बताते चले कि एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर कार्रवाई की गई। ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर सख्त कदम उठाया गया। वहीं पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि आम जनता को परेशान करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा में पर्यटन विभाग ने दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी जारी की है। पर्यटन निदेशक प्रकाश सिंह खत्री ने बताया कि होम स्टे के निर्माण पर विभाग ने 50% या अधिकतम 15 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत 50% या अधिकतम 1.50 लाख रुपए की ब्याज सहायता भी 5 सालों तक उपलब्ध कराई जाएगी। यह सहायता होम स्टे संचालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दी जा रही है। उत्तराखंड के स्थायी निवासी इस योजना का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेजों की 2 प्रतियों के साथ अपनी पत्रावली किसी भी कार्य दिवस में जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय नियर हॉलिडे होम अल्मोड़ा में जमा कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा के में लगभग 50% की सब्सिडी दी जा रही है, जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट पे दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो उन पे ब्याज जो लगता है बैंक द्वारा 5 सालों तक, उसमें भी 50% की सब्सिडी दी जाती है। मूल राज सहायता जिसमें कैपिटल सब्सिडी जिसको हम कहते हैं, उसमें अधिकतम जो राज सहायता की जो सीमा है वो 15 लाख है और इसके अतिरिक्त जो ब्याज राज सहायता की सीमा है वो 1.5 लाख 1 साल की 1 साल के 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है और इसमें 5 सालों तक उसको इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाता है। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार एक ऐतिहासिक समारोह की तैयारी में जुटा है। यह शताब्दी महोत्सव 19 से 23 जनवरी 2026 तक हरिद्वार के बैरागी द्वीप पर आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार की संस्थापिका माता की जन्म शताब्दी और आचार्य के साधना काल के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। बताते चलें कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा प्रतिनिधि ने देव संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महोत्सव के लिए चयनित भूमि पर वसुधा वंदन यानी तीर्थ रज पूजन का कार्यक्रम 4 दिसंबर को किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि शांति कुंज की अधिष्ठात्री शैल दीदी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस महोत्सव में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। वर्ष है वो गायत्री परिवार की दृष्टि से भावनात्मक आध्यात्मिक हर दृष्टि से मूल्य का है। वंदनीय माता जी, अखंड दीपक, पूज्य गुरुदेव की साधना, इन तीनों के 100 वर्ष संपन्न होने जा रहे हैं। तो गायत्री परिवार के 80 से ज्यादा देशों में 5000 से ज्यादा केंद्र हैं और 15 करोड़ कार्यकर्ता हैं। उनके वो सक्रिय कार्यकर्ता जो पिछले 3 दशकों से गायत्री परिवार का अभिन्न अंग रहे और गायत्री परिवार की नींव के पत्थर कहे जा सकते हैं, उनके साथ हम लोग चिंतन मंथन और इस उद्देश्य पे परिचर्चा के लिए मिल रहे हैं कि राष्ट्र के निर्माण में हमारी आहुति कैसे डल सकती है। जो आज के समय की ज्वलंत समस्या है, उनके समाधान में हमारी भूमिका किस रूप में हो सकती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।